अब फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन में आगे की बात हम करेंगे आज। इसमें एक बड़ा एग्जांपल लेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस का, और कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चर डिजाइन के बारे में इस तरीके से बात करें कि आप स्ट्रक्चर डिजाइन बना सके किसी भी डीएफडी मॉडल में। कुछ कमियां, कुछ अच्छाइयां देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। एक ट्रेडिंग हाउस ऑटोमेशन सिस्टम है। इसमें अगर मैं इसको बहुत ही फौरी तौर पर बताऊं तो एक ट्रेडिंग हाउस सिस्टम है, वो उसके पास कस्टमर की एक रिक्वेस्ट आएगी, वो उसकी वैलिडिटी चेक करेगा या वो ऑलरेडी है कि नहीं, ऐसे चेक करेगा, और उसके बाद वो उसको असाइन कर देगा एक यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर करके। अगर वो सही है, वो ऑलरेडी मेंशन है, जैसे कस्टमर क्रेडिट वर्दी है, तो उसको वो सामान देने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अब इसके बाद कुछ चीज़ें आती हैं, अगर क्रेडिट वर्दी नहीं है तो वो ऑर्डर उसका नहीं होगा, रिजेक्शन हो जाएगा, और क्रेडिट वर्दी है तो उसे सामान दे दिया जाएगा। ट्रेडिंग हाउस में पूछा जाएगा कि भाई सामान है कि नहीं, और सामान है तो उसे दे दिया जाएगा। अगर सामान नहीं है तो फिर अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो इन्वेंट्री में तो देखा जाएगा कि भाई है कि नहीं, या नहीं है तो एक अलग एक्शन लिया जाएगा, है तो उसे दे दिया जाएगा। अब कस्टमर जा सकता है, डिलीवरी ले सकता है अपना, और उस इन्वेंट्री डेटा में कस्टमर के सेल को रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है ऑर्डर आइटम की तो फिर आप पेंडिंग ऑर्डर में इसको डाल दिया जाएगा, और उस कस्टमर आईडी के नाम पर उसे दर्ज कर दिया जाएगा कि तब ये सामान आए तो उस कस्टमर को ये मिल जाए। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये इंडेंट जनरेट करेगा, लेके आएगा सामान जहाँ से उसको मिलता है, और उसके बाद वो एड्रेस को फाइंड करेगा वेंडर के, और वहाँ पर आइटम वहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो ये सब चीज़ें भी एड्रेस वगैरह उसको आना चाहिए वेंडर डिटेल को। मैनेजरियल क्वेरीज भी होगी कि भाई कितने समय कितना बिका, क्या कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी सोल्ड हुई, और प्राइस क्या थे उसके। तो अगर इसका कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाया जाए तो देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा कि एक मैनेजर साहब है, उनको स्टेटिस्टिक्स चाहिए, क्वेरी कर सकते हैं। कस्टमर को ऑर्डर देना है, उसको रिस्पॉन्स चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट को देखना है कि भाई सामान है कि नहीं, और जनरेट इंडेंट करना है, और इंडेंट को फिर आपको एक्सटर्नल एंटिटी में दे देना है कि ताकि वहाँ से सामान आ पाए। लेवल 1 इसकी डीएफडी बनाएंगे तो देखिए और कितना हमने तोड़ दिया इसको। एक्सेप्ट ऑर्डर, प्रोसेस ऑर्डर, हैंडल क्वेरी, हैंडल इंडेंट रिक्वेस्ट, ये 4 चीज़ें और बन गई जो आपस में इन सब चीज़ों को, ये सब जो आपकी डेटा स्टोर है वहाँ से चीज़ें ले रही है और डेटा को इधर से उधर भेज रही है। सब आप यहाँ का एक डिकम्पोज रूप है जिसे हम लेवल 1 डीएफडी कहते हैं। इसको और भी तोड़ सकते हैं। अगर हम डेटा डिक्शनरी देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। राइट फ्रॉम द रिस्पॉन्स टू कस्टमर एड्रेस, और उसके साथ आइटम नेम के साथ क्वांटिटी ऑफ इंटीजर। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। डेटा डिक्शनरी हम कैसे बनाएंगे, और इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे। ऑब्जर्वेशन ये है कि डीएफडी से हम डेटा मॉडल बना सकते हैं, फंक्शन मॉडल बना सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा। डीएफडी को हम और रिफाइन कर सकते हैं ग्रेटर लेवल ऑफ डिटेल में, और ये एनालिस्ट करता है इसको। एनालिस्ट साहब जो है इसको और भागों में डिवाइड करते हैं, और रिफाइनमेंट भी करते हैं डेटा का भी साथ में। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या है, गाइडलाइन मैं बताना चाह रहा हूँ कंस्ट्रक्टिंग डीएफडी को बनाने के लिए। तो एक सिंगल बबल से शुरू करेंगे। बहुत सारे बिगनर्स क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा बबल बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है डीएफडी के टर्म्स में। जितनी भी एक्सटर्नल एंटिटी है उनको हम केवल कॉन्टेक्स्ट डीएफडी दिखाएंगे, यानी कि पहले डीएफडी 0 लेवल डीएफडी में दिखाएंगे। उसके बाद इसकी कहीं भी बातचीत नहीं होगी। 3 से 7 बबल आप दिखाएंगे, 3 से कम, 7 से ज़्यादा बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मिस्टेक क्या होती है कि आप कंट्रोल इन्फॉर्मेशन दिखाने लगते हैं। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको एक्चुअल प्रोग्रामिंग में, एक्चुअल डिज़ाइन में जो डिज़ाइन आने वाला है, ये एक फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन है जिसमें हम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन डीएफडी में नहीं दिखाते। डिज़ाइन में हम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जरूर दिखाएंगे, डीएफडी में नहीं दिखाना है। आपको कोई ऑर्डर नहीं दिखाना है कि कैसे फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे, ये होता ही नहीं है इसमें। इसी तरीके से डीएफडी डज नॉट रिप्रेजेंट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ये जिसमें बताया कौन किसको इन्वोक कर रहा है, किस कंडीशन से क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे एक फंक्शन किसी और फंक्शन को इन्वोक कर रहा है किस कंडीशन पे, ये आपको नहीं दिखाना है। दिखाना क्या है, डीएफडी डज नॉट प्रेजेंट। डीएफडी में ये प्रेजेंटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं। कई बार बिजनेस चाहते हैं कि मैं इसको दिखाऊं, अच्छा डीएफडी बनाऊं, तो एक एरो बना के एक से दूसरे बबल्स में दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लूं कि हमको वैल्यू चेक करनी है, -1000 से लेकर 1000 तक वैल्यू मिली, और उसके बाद हमको सर्च करना है एक नंबर को, और उसके बाद नहीं है तो बता देना कि नंबर है क्या। तो ये जो तरीका है ये वाला, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इस तरीके से चीज़ हम कॉन्टेक्स्ट लेवल में नहीं दिखाएंगे। हम नंबर लेंगे, चेक नंबर करेंगे, उसका रिजल्ट दे देंगे। और इसी तरीके से अगर हम बबल ए इन्वोक कर रहा है बी या सी को किसी कंडीशन में, तो आप किस तरीके से दिखाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। इन्वोक करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ आपको। एक फंक्शन है जो बुक नेम एक्सेप्ट करता है, और अगर वैलिड नहीं है तो एरर बता देता है, और वैलिड है तो फिर सर्च कर देता है बुक नेम को। तो ये तरीका है, लेकिन ये जो आपको इन्वोकिंग है, यहाँ से यहाँ इन्वोक ये करा, ये प्रिंट एरर मैसेज, दिस इज एन इन्वोकेशन एंड दिस शुड बी देयर, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सारे के सारे जो फंक्शंस हैं जो एसआरएस में दर्ज हैं, उन सबको यहाँ कैप्चर करना आवश्यक है डीएफडी में। यही वही जो आपने एसआरएस में दिए हैं वो यहाँ पर होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी अगर आप दिखाना चाहें जो एसआरएस में नहीं है, उसकी यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो एरर्स आते हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्या क्या एरर हो सकते हैं। बल्कि यहाँ बंद कर लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल दिमाग में एक बार एक सुनिए, क्योंकि ये चीज़ जो है, यही एरर आपको नहीं करनी। पहले आपका डीएफडी अनबैलेंस नहीं होना चाहिए,
कोई भी एरो में आपका नाम मिस नहीं होना चाहिए। फंक्शन या डेटा को अनरिप्रेजेंटेड नहीं छोड़िएगा। एक्सटर्नल एंटिटीज अगर आपने हायर डीएफडीज में आपने दिखाया तभी काम चलेगा। कंट्रोल एस्पेक्ट्स कहीं भी नहीं दिखाएंगे आप। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में आपको एक से ज्यादा बबल नहीं देने हैं। बबल जो है 3 से 7 के बीच में रखेंगे डिकम्पोजिशन उसका, और डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब 3 से कम में इसको डिकम्पोजिशन नहीं छोड़ेंगे। नाउन कभी यूज नहीं करेंगे जब आप नाउन जब बबल आप कर रहे हैं लिख रहे हैं तो नाउन कभी यूज नहीं करेंगे। हमेशा बबल से एक फंक्शन करता है, इसका मतलब वर्ब होना चाहिए उसमें, नाउन नहीं होना चाहिए। अब डीएफडी मॉडल की मैंने काफी तारीफ की, पिछले सेशन में भी काफी तारीफ की, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी। सबकी अच्छाइयां बुराइयां होती है, डीएफडी की भी कुछ कमियां हैं। पहली चीज प्रिसाइज, बहुत सारा डीएफडी आपको ऐसा स्कोप छोड़ देता है कि वो वहां कुछ सही चीज आपको दिखाई दे या ना दे, ये भी हो सकता है। यानी कि हम कोई लेबल है, कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई बबल लेबल, तो लेबल ऐसे भी हो सकता है कि सारी फंक्शनैलिटी उस बबल की ना बता सके। एक गोले में आप कितना कुछ लिख सकते हैं, जैसे फाइंड बुक पोजीशन, ये तो आपने लिख दिया, लेकिन ये क्या चीजें नहीं बता रहा है। क्या होगा जब कुछ इनपुट इन्फॉर्मेशन मिसिंग है? अगर बुक नहीं मिला तो मैसेज क्या कन्वे करना है? अगर ऐसा हो कि भाई टाइटल, एक ही टाइटल के कई सारे नाम हो बुक के, तो क्या करेंगे आप? ये सब चीजें आपको डीएफडी में दिक्कत करेगी। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन आपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको अल्टीमेटली, मैं तो डिजाइन, अभी हम डिजाइन की बात कर रहे हैं, डिजाइन में कंट्रोल इन्फॉर्मेशन नहीं बनाएंगे तो फिर जो बेचारा उसको राइट करने वाला है, इंप्लीमेंट करने वाला है, एग्जीक्यूट करने वाला है, रन करने वाला है, यानी कि प्रोग्राम बनाने वाला है, उसका क्या होगा? ये देखिए आप यहाँ पर, इससे कैसे पता लगाएंगे आपकी क्या चीज कहाँ है? अगर आप इसको आपने बनाया तो आप समझ सकते हैं, किसी दूसरे को देंगे तो उसको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। डीएफडी में कोई सिंक्रोनाइजेशन एस्पेक्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको जब टीएस का एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, उसमें कब तक प्रोसेस ऑर्डर करेगा? जब तक एक्सेप्ट ऑर्डर, जब एक्सेप्ट ऑर्डर नहीं होगा। एक्सेप्ट ऑर्डर और हैंडल ऑर्डर, क्या ये साइमल्टेनियसली चल सकते हैं? कोई बफर मैकेनिज्म है इसका? ये देखिए, इसमें आप कैसे पता करेंगे किसके बाद क्या होने वाला है, कहाँ से क्या होने वाला है, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा? वो सारे एस्पेक्ट आप जब प्रोग्राम बनाएंगे तो ये फाइल्स, ये सब तो यूज करेंगे ना, स्विच केस यूज करेंगे, वो सब चीजें यहाँ पर कमी दिखाई देती है। इसी तरह की जो डिकम्पोजिशन है बड़ा सब्जेक्टिव है, जो एक्सप्लोर करते हैं, जो रिफैक्टरिंग करते हैं, बड़ा सब्जेक्टिव है। ये तो आपके मन पे है, एक एनालिस्ट के मन पे है, जितना जिसका जो उसका जजमेंट हो, जो उसका चाहिए, उस हिसाब से वो उसको डिकम्पोज कर देगा। और ये सिमिलर प्रॉब्लम जब आप डीएफडी को रिप्रेजेंट करेंगे तो कितने बार कितने आप इसके वो बनाएंगे, भाग बनाएंगे, ये भी एक सब्जेक्टिव है। डिवीजन कोई ऐसा क्लियर गाइडेंस नहीं है कि आप कैसे डिकम्पोज करेंगे उसको। ये आपके जजमेंट पे है, आपकी सोच पे है, आपके एलिगेंस पे है, आपके आईक्यू पे है। स्ट्रक्चर एनालिसिस टेक्निक ये कभी भी स्पेसिफाई नहीं करेगी कि आपको रोकना कहाँ है, कब तक जाके डिकम्पोजिशन करते रहना। ये तो हमने कह दिया था स्टार्टिंग में कि भाई लास्ट वाला जो है वो प्रॉपर एल्गोरिथम बन जाए, लेकिन ये भी तो सब्जेक्टिव ही है। रियल टाइम अगर सिस्टम है तो डीएफडी हम कैसे यूज करेंगे? जहाँ टाइम बाउंड होगा, जहाँ पर फ्लो और इवेंट, इसका कंट्रोल फ्लो और इवेंट का मॉडलिंग बहुत जरूरी है। उसके लिए वार्ड और मेलर टेक्निक है। इसमें जो बबल्स है उसको हम टाइप ऑफ प्रोसेस, जैसे प्रोसेस बबल कहते हैं, जो कंट्रोल फ्लोज को हैंडल करेंगे, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो हम डॉट 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 जो सर्कल दिया था ना, उसी सर्कल को डॉट 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 सर्कल बना दीजिए, डैश सर्कल बना दीजिए, वो इस तरीके से होता है। और भी बात हम करने वाले हैं इसकी बहुत जल्दी, इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी।